पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। मास्टर प्लान। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ऐसे शॉर्ट में लिख लो। अब ये हर एरिया में सरकार को इतने सारे कार्यक्रम चलाने पड़ रहे हैं, और देखो मेरी बात सुनो, जब से इकोनॉमिक रिफॉर्म अपनाया गया है ना, सरकार का जो रिसोर्सेज था वो शिफ्ट कर गया है ना। पहले क्या था, सरकार के जो पैसे आते थे वो जाते थे उद्योगों के विकास में, उद्योग लगाना, उसको चलाना, घाटे में जा रहा सब्सिडी देना, इस तरह से उसको चलाते रहना। अब क्या हो गया कि 91 के बाद पॉलिसी शिफ्ट हो गया। जब पॉलिसी शिफ्ट हो गया, क्या कर रहा है यार, जब पॉलिसी शिफ्ट हो गया तो अब सरकार के पास मुख्य रूप से दो काम बचा है। इसलिए ध्यान रखना, दो सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे तभी फॉरेन विदेशी निवेशक आएंगे हमारे पास, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। अब उसमें सबका करना पड़ेगा, मतलब एग्रीकल्चर का भी करना होगा, इंडस्ट्री का भी करना होगा, सभी के लिए करना होगा, बैंकों के लिए करना होगा, सबके लिए करना पड़ेगा। तो अब पैसा कहाँ लगाएंगे, वो लगा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इसलिए मतलब सड़क इतनी तेजी से बन रहा है, हर दिन बन रहा है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर समझ रहे हो कितना दूर है ना। पहले सड़कें बनती थी कितना, रात में देखो यहाँ सड़क बनने शुरू हुई, वहां जाकर खत्म हो गया, एक दिन का इतना ही खत्म। मतलब एक दिन में जो है 200-300 मीटर बना, बस काम खत्म, आज इतना ही काम होगा। अब ऐसा नहीं है, अब नई नई मशीनरी आ गया, नया नया टूल्स आ गया है ना। तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ा बनता है एकदम, और क्वालिटी भी पहले से बेहतर। तो ये चीजें हैं। दूसरा है एग्रीकल्चर में बहुत सारे कार्यक्रम हमने पढ़ाया आपको। क्यों चलाया जा रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर अभी बहुत निम्न स्तर पर है, हमारे यहाँ उत्पादकता है, उसको बहुत बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए कई सारे कार्यक्रम देखिएगी एग्रीकल्चर के सेक्टर में चल रहा है। और फिर कुछ ग्रोइंग सेक्टर जहां पे कि सरकार के हेल्प की जरूरत है। उस ग्रोइंग सेक्टर में जैसे कि एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वो ग्रोइंग सेक्टर है, तो वहां पे सरकार को अधिक ध्यान देने की जरूरत है, ताकि लोगों को ज्यादा रोजगार मिल सके और किसानों को उचित आय मिल सके उसके उत्पादन का। तो ये एरिया को आइडेंटिफाई कीजिए, समझिए आप कि कहाँ पे कितना कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो जहां सरकार ध्यान अधिक दे रही है, सामाजिक क्षेत्रों में अधिक ध्यान दे रही है, अब पैसा उनके पास ज्यादा बच रहा है, तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, गरीबी निवारण में, इस सब कार्य चीजों में जो है सरकार के अधिक से अधिक पैसे जा रहे हैं। तो कार्यक्रम तो वहीं दिखेंगे ना। और इससे क्या होगा, लोगों की आय बढ़ेगी। देखिए, जब तक लोगों की आय नहीं बढ़ेगी ना, तब तक न ही हमारा उद्योग बढ़ सकता है, न ही कोई और क्षेत्र बढ़ सकता है। क्योंकि कंज्यूमर तो लोग ही होते हैं ना। लोगों के पास जब पैसा नहीं होगा तो कार कौन खरीदेगा, घर कौन बनाएगा। जब कोई कार नहीं खरीदेगा, घर नहीं बनाएगा, तो इतना सारा स्टील का प्रोडक्शन करके क्या करेंगे वो, सीमेंट बना के क्या करेंगे वो, जब कोई घर बनाएगा ही नहीं। तो घर तो बनाएंगे लोग ना। इसलिए लोगों की आय को बढ़ाना जरूरी है। इसलिए सरकार क्या कर रही है, अब एक तरह से सोचो तो कि सरकार इनडायरेक्टली उनको उद्योगों को ही हेल्प कर रही है, कि उद्योगों के लिए बाजार उपलब्ध करा रही है। आता ही समझ में। तो ये साइकिल होता है इकोनॉमी का, इकोनॉमी के अंदर। तो लोगों की आय का बढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना औद्योगिक विकास।
क्योंकि उनका विकास होगा तो उनका मार्केट भी तो चाहिए ना उनको। आप सोचते होगे ना भाई कि वर्ल्ड बैंक को क्या पड़ा हुआ है भाई, वर्ल्ड बैंक को पैसा दे रही है इंडिया पाकिस्तान म्यांमार का रोड बनाने के लिए, बात है ना। तो इकोनॉमिक के हिसाब से देखोगे तो वर्ल्ड बैंक इसलिए दे रही है कि वर्ल्ड बैंक का काम है विकास को बढ़ावा देना। विकास क्यों चाहते हैं वो लोग भाई? भाई वर्ल्ड बैंक में जो पैसा है बेसिकली ज्यादातर जो डेवलप कंट्री का पैसा होता है। हमारा योगदान कितना है? बहुत ही कम है। अमेरिका का सबसे ज्यादा होता है, 20% 25% पैसा अमेरिका का उसमें जाता है वर्ल्ड बैंक में। अब वो क्यों दे रहा है इंडिया को? आप बात समझो। वो इसलिए दे रहा है कि यहाँ के लोगों का जब विकास होगा तो यहाँ पे डिमांड क्रिएट होगा, और लोगों में जब डिमांड क्रिएट होगा तो उनका उत्पाद बिकेगा। ये बात समझ में? इसीलिए नया नया फंड निकालते हैं, कहते हैं ना कि पॉवर्टी एट वन प्लेस इज पॉवर्टी एवरीवेयर। यूपीएससी का सवाल है, आया था एक बार, है ना। नहीं, पॉवर्टी एट वन प्लेस इज पॉवर्टी एवरीवेयर। किसी भी एक जगह पे अगर गरीबी है दुनिया में तो समझो सब जगह गरीबी है ना। तो ऐसे ऐसे सुंदर अच्छा सिद्धांत क्यों दे रहे हैं कि पीछे का इकोनॉमिक्स को समझो। वो इसलिए दे रहे हैं कि अफ्रीका में अगर गरीबी रहेगा तो अफ्रीका में डिमांड क्रिएट नहीं होगा ना, वहां भुखमरी होगा तो एमएनसी का जो उत्पाद है कौन खरीदेगा, तो बताओ। इसलिए वहां गरीबी दूर करना चाहते हैं, इसीलिए उनको सस्ता लोन दे करके और बाकी हेल्प करके भाई आप अब गरीबी से बाहर निकलो। बात समझ में आ गई? तो देखने में तो लग रहा है कि कोई फिलेंथ्रोपिक वर्क जैसे है कि भाई हम कोई समाज सेवा ऐसा कुछ कर रहे हैं, लोगों का जीवन में सुधार करना चाह रहे हैं हम कि वो गरीबी से निकल जाए, थोड़ा शिक्षा प्राप्त कर लें, थोड़ा जो है स्वास्थ्य भी उनको अच्छा हो जाए, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन असली इकोनॉमिक्स को समझिए, उसके पीछे के इकोनॉमिक्स को समझिए, वैसा क्यों कर रहे हैं। उसमें फिलेंथ्रोपिक नहीं है, उनका दिमाग में कुछ और है। समझो आप, कुछ और सोच रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं? उसको एज ए मार्केट देख रहे हैं, वो फ्यूचर मार्केट है। ठीक है, ये पीढ़ी में नहीं खरीदेगा, अगला पीढ़ी तो खरीदेगा ना, अगला अगला पीढ़ी तो खरीदेगा ना। तो जब प्रॉब्लम में आप होते हो ना, आपको कोई हेल्प करेगा तो आप बाद में तो वही से खरीदोगे ना। इंडिया आज तक रसिया से खरीदता है हथियार, क्यों खरीदता है भाई? जब हमारा संकट था, जब समस्या थी, युद्ध हो रहा था, तो रसिया साथ दिया हमें हमेशा। बात ही समझ में? तो रसिया साथ दिया तो ठीक है, आपको तो लगेगा भाई बहुत दोस्ती है, अच्छी बात, फ्रेंडशिप है, मगर उसके पीछे, दोस्ती के पीछे इकोनॉमिक्स भी तो समझो ना। वो लाखों करोड़ों रुपया का हथियार बेचता है इंडिया को, बात ही समझ में? एक जेट है, जेट में मतलब बैठ के ऐसे पूरा देखा है आपने? एक जेट है, हाँ। फिर उस पे एक वीडियो बनाई कि भी ऐसे ही मोदी उस जेट में बैठ के घूम रहे हैं, वो ऐसे वो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं ताकि कि और लगेगा और देखो ये जेट कितना सेफ है, जिसमें इस देश का कोई नहीं रहता, तो वो जेट मार्केटिंग कर रहे हैं। तो जेट हमारे यहाँ का थोड़ी है, इंडिया में कौन जेट बनता है? इंडिया में तो हम हवाई जहाज का, हमारे इंडिया का ही नहीं, कोई जेट दूसरा कोई होगा। हम तो अभी एलएससी बना पाए मुश्किल से, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, है ना। उससे आगे कहाँ बढ़े हैं? जेट कहाँ से बना पाएंगे हम? हवाई जहाज का एक चक्का नहीं बनाते हैं, और अब पूरा हवाई जहाज बोल रहे हो तुम, है ना। तो अब खरीद के लाते हैं सारा जी, हमारे पास कहाँ है? हमारे पास नहीं है। हम तो ग्लोब मास्टर खरीद के लाए हैं अमेरिका से। ग्लोब मास्टर सबसे बड़ा कैरियर प्लेन है वो, जिसमें आप ऐसा समझो कि इतना बड़ा उसका है साइज कि उसमें 3-4 ट्रक तो घुस ही जाएगा। तो हथियार पहुंचा रहा है कहीं पे कहीं, या फिर हमारे जो सोशल मीडिया के पीछे मत भागो, नहीं तो बहुत अटक जाओगे तुम। सोशल मीडिया के चक्कर में मत पड़ो, है ना।
तेजस है ना, तो HAL है, तो है, ठीक है ना, तो बोलते रहे हम। अरे भाई तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है बेटा, छोटा, अभी तो शुरुआत किया है अभी, एकमात्र पहला एयरक्राफ्ट तो बनाया है, वो भी मतलब फाइटर जेट में, फाइटर प्लेन में ही पहला है ये। बाकी कैरियर वाला में तो इधर इधर तो कुछ भी नहीं बना रहे हैं हम, जो पैसेंजर कैरियर जो होता है ना, उसमें हमने कोई प्लेन नहीं बनाया आज तक, ना कोई बनाने का फैक्ट्री है मुझे लगता है कहीं, ना कोई फ्यूचर प्लान भी दिख रहा है किसी कंपनी का कि वहां पे बनेगा, शायद देखो आगे 50 साल में बन जाए। हाँ, तो ये जो बनाया है ना, ये तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम शुरुआत तो किए। तो डिफेंस का एक मतलब पहला को प्लेन हमने बनाया है, और काफी सराहना कर रहे हैं लोग, मतलब लोग क्या, अमेरिका कर, अमेरिका बोलेगा तो सब कुछ सही है। देखिए, अमेरिका बोलेगा तभी सही हो सकता है, बाकी के बोलने से कुछ फायदा नहीं है उसका, है ना। वो श्रीलंका बोले, पाकिस्तान बोले, उससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर अमेरिका बोल देगा कि हाँ ये अच्छा है तो फिर अच्छा है, या रसिया बोल दे, पर जिनके जो टॉप पे रहेंगे वो उनकी बात चलेगी ना, कि हाँ ये चीज अच्छी है तो अच्छी मान लिया जाए, अदरवाइज तो ये सही है। क्योंकि अब धीरे धीरे डिफेंस सेक्टर को भी हम चाह रहे हैं कि भाई उनको कॉमर्शलाइज करना, अब पर्पस हमारा उसको बेचना है दूसरे देशों को दे जिनके पास नहीं है, क्योंकि हम बहुत सस्ता बना रहे हैं, और जो दूसरा एयरक्राफ्ट उस लेवल में जो भी है, उस लेवल का जो भी क्राफ्ट है, उस दूसरों देश की तुलना में सस्ता पड़ेगा ना जी। कोई फ्रांस बना रहा है मान लियो, तो फ्रैंक के हिसाब से बनाएगा, अपनी इकोनॉमी के हिसाब से बनाएगा, तो कॉस्ट ज्यादा आएगा ना। अमेरिका बनाएगा तो डॉलर के हिसाब से बनेगा, हम बनाएंगे तो रुपये के हिसाब से बनाएंगे, तो हमारा तो वैसे ही सस्ता पड़ेगा। तो इसलिए जो है, जैसे सैटेलाइट के मामले में देख लो आप, इंडिया बहुत अच्छा, मतलब वर्ल्ड का द बेस्ट टॉप में से एक है कंट्री है ना। तो यहाँ पे अगर सैटेलाइट छोड़ना है हमें, तो हम कई देशों का छोड़ रहे हैं आजकल, तो उससे कमाई हो रही है हमारी। एंट्रिक्स एक कंपनी है गवर्नमेंट का, जो एंट्रिक्स नाम है उसका, तो वो कंपनी का काम यही है, कॉमर्शलाइजेशन करना हो, दूसरे देश का सैटेलाइट छोड़ना है, उससे पैसा लेके उनका सैटेलाइट छोड़ो। तो हम साल में करीब 10, 20, 50 सैटेलाइट तो और लोगों को छोड़ ही देते हैं, तो लाखों रुपया, लाखों करोड़ रुपया का अर्निंग हमारे पास होता है ना उससे। ये कॉमर्शलाइजेशन, इस चीज को समझो, और हर चीज के पीछे इकोनॉमिक्स को समझने का प्रयास करो कि उसकी इकोनॉमी क्या कहता है। मतलब डिफेंस ठीक है ना, डिफेंस से ज्यादा इकोनॉमी है, क्योंकि आजकल हर चीज के पीछे जो है ना इकोनॉमी चलता है। इवन डिफेंस इक्विपमेंट है, या लड़ाइयां जो चल रही है, आपको पहले ही बता चुके हैं, जो भी वॉर चल रहा है ना, तो वॉर तो जो दिख रहा है तुमको दिख ही रहा है, उसके पीछे के इकोनॉमिक्स को समझो, क्यों क्यों लड़ रहे हैं, आखिर चाहते क्या है वो। तो लास्ट में आपको मिलेगा आंसर इकोनॉमी में मिलेगा जा करके, किसी और चीज में नहीं मिलेगा। असली बात जो मिलेगा ना वहीं जाके मिलेगा आपको। ये लड़ रहे हैं ना नाटो वोटो के नाम पे, कि भाई यूक्रेन को नाटो में जाना था इसलिए हमने तय किया ना, रियल काउज नहीं है वो, है ना। असली कारण वो बिल्कुल नहीं है, ये समझो आप। असली कारण समझोगे तो समझ में आएगा कि उसमें रियल जो इशू है वो इकोनॉमी का इशू है, कि अपने इकोनॉमी को कैसे वो एक्सपैंड करेगा, कैसे बढ़ाएगा वो। सेकेंड नंबर पे आएगा डिफेंस। दिख रहा है कि सब कुछ डिफेंस के लिए है, समझो आप। सिमिलरली, जैसे अब सब लोग बोल रहे हैं कि यूक्रेन खत्म हो गया, यूक्रेन में कुछ बचा नहीं, सब कुछ डैमेज हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, है ना। तो यूक्रेन क्या देख रहा है कि इतने सारे जो देश हैं उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। अरे कल को लड़ाई खत्म हो जाएगा तो जितने बड़े बड़े शहर हैं, कीव है या जो भी है, वहां पे कंस्ट्रक्शन होगा ना वर्क जी, तो कंपनियों को लाभ मिलेगा ना, सीमेंट तो लगेगा ना, स्टील तो लगेगा, लेबर लगेगा, डिजाइनिंग लगेगा, इंजीनियर लगेगा, सब तो सबकी जरूरत पड़ेगी ना।
तो कोई तो देगा उसको, जो कंपनी उपलब्ध कराएगी तो लाभ तो होगा उसको। बात समझ में आ रही है? तो उसके पीछे का इकोनॉमी को समझो, क्यों ये लोग साथ दे रहे हैं। लड़ो, जितना जितना करना है करने दो, है ना। पीछे उसके पीछे क्या है, इकोनॉमी। तो हर जो एक्शन हो रहा है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, उनकी इकोनॉमी को समझने का प्रयास करो। इवन कि इंडिया में जो इवेंट हो रहा है, उनकी इकोनॉमी, उसके पीछे इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करो। अगर आप इकोनॉमिक्स समझ जाओगे तो आप समझो कि बहुत बड़ा चीज समझ जाओगे कि हाँ, ये चीजें कैसे हो रही है, क्यों हो रहा है। ये बड़ा इशू है। तो इकोनॉमिक कोई भी कार्यक्रम है, उसके पीछे, हम तो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं, इसका तो कहना ही नहीं, क्योंकि तो ऑलरेडी है ही इकोनॉमिक्स। लेकिन इकोनॉमिक्स के अलावा जहां भी आपको लग रहा है कि नहीं, ये पॉलिटिकल इशू है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, ये सोशल इशू है, उस सोशल इशू के पीछे भी एक बड़ा कारण है इकोनॉमी। उसको उठा के देख लेना, उसकी गहराई में जाकर देख लेना। यहाँ उसकी गहराई में जाकर के हम देखेंगे, स्वच्छता मान लो, जैसे कहते हैं सफाई करना हर जगह, है ना, तो लगता है सोशल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। भाई लोगों को स्वस्थ स्वस्थ रखने के लिए हम सफाई करवा रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम बनवा रहे हैं हर घर में। उसके पीछे रीजन क्या है, ये तो देखो। उसके पीछे रीजन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सफाई बेहतर होगी, गंदगी कम होगी, बीमारियां कम होगी, लोग कम बीमार पड़ेंगे, ज्यादा काम करेंगे, समझे, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। तो बीमार होगा तो हॉस्पिटल जाएंगे ना, तो प्रोडक्टिविटी तो कम हो जाएगा ना। उनके द्वारा किया गया उत्पादन तो जीरो हो जाएगा, बल्कि नेगेटिव में चल जाएगा, और खर्चे भी होंगे हॉस्पिटल में उनके, समझे। तो आप उसके पीछे इकोनॉमी समझो। वो चाहते हैं क्या, स्वच्छता अभियान का मकसद क्या है, देश का विकास। ना हर घर जो भी बन रहा है बाथरूम, लैट्रिन, ये पहले क्यों नहीं बना शौचालय, अभी क्यों बन रहा है, क्योंकि अब उसकी आवश्यकता ज्यादा है। अब वहां पे इम्फेसिस देने की जरूरत है, ताकि उसके कारण जो ग्रोथ हैम्पर्ड हो रहा है, वो ग्रोथ दिखे अब सोसाइटी में, इसीलिए उस पर अधिक जोर दिया जा रहा है। तो इसको इस तरह से जो है अपना दिमाग को खोल के रखिएगा ना, तब इकोनॉमिक्स बढ़िया समझ में आएगा कि हाँ, वाकई में कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसके पीछे क्या पर्पस है ना, क्यों ऐसा मतलब वो करना चाह रहा है। आज ये नेक्स्ट गति शक्ति है ना, गति शक्ति योजना, इसके तहत जो है दरअसल एक बहुत बड़ा योजना बनाया गया, 100 लाख करोड़ रुपए का योजना, है ना। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी लगभग बड़ी बड़ी योजनाएं थी, उनको सबको एक जगह ले आया गया है ना, कि 100 लाख करोड़ रुपए आप समझ सकते हो कितना बड़ा अमाउंट है। तो दरअसल इसमें जो है ना, ये 6-7 एरिया है, उसको एक साथ जोड़ दिया गया है, जैसे रेलवे, रोड, पोर्ट, वाटरवेज, एयरवेज, और फिर मास ट्रांसपोर्ट जितने भी हैं, फिर लॉजिस्टिक्स वाला पार्ट भी, सब सारे जो है ना स्कीम को इसके अंदर जोड़ दिया गया और बोला गया कि 7। अब इसका जो मेन पर्पस क्या है, अभी तक क्या था कि जितने भी योजनाएं थी वो अलग अलग डिपार्टमेंट उनको संभालता था, तो आपस में कोऑर्डिनेशन कहीं नहीं था। जैसे हमने एक दिन बताया था कि अगर जैसे हमारी सड़कें बनती है, बनने के बाद जो है वो 1 महीना भी नहीं होता है कि उधर से आता है खुदाई करके, जो है ना, बोलता है कि भाई हमें इसमें वाटर पाइप लगाना है, तो वो खोद देगा और उसमें जो है पाइप बिछाना शुरू कर देगा। फिर 1 महीने के बाद आएगा, बोलेगा हमको यहाँ पे इंटरनेट का केबल लगाना है, वो खोद देगा। तो ये इस तरह से जो है क्या हुआ कि जो कंस्ट्रक्शन क्या तो लॉस हुआ ना। तो ये ना हो, एक कोऑर्डिनेशन बना हुआ रहे पूरे सभी विभाग में, उसके लिए ये योजना बनाया गया कि उनको पता हो कि कहां पे कब सड़क बनेगा, है ना, कौन सा राजमार्ग बनने वाला है, क्या होने वाला है। तो अगर उसके पहले काम करना है उनको, केबल बिछाना है, तो आप पहले केबल बिछा लो,
क्योंकि वहां पे सब कुछ लिखा होगा, ये कार्यक्रम इतना खर्चे, इतने इतने मतलब कि समय डेट इतना शुरू होगा, इतना खत्म होगा, डेट वगैरह सब कुछ वहां पे लिखा होगा। तो उससे क्या होगा, विभिन्न विभागों के द्वारा मतलब जल वाटर डिपार्टमेंट वाला जो है आकर के पहले अपना पाइप भी बिछा ले भाई, वाटर सप्लाई वाले आएंगे पहले वाटर पाइप बिछा लेंगे, केबल वाले आएंगे तो पहले केबल लगा लेंगे। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। और इतना जो डैमेज होता है तुरंत खुदाई करना भी तो खर्च आता है ना। अब तोड़ रहे हैं उसको, फिर उसको बनाना ही पड़ता है उनको, हालांकि उतना अच्छा नहीं बना पाते हैं वो, लेकिन उनका नियम तो यही है, उनका जहां तोड़े तो बना के जाइए आप। मैं इधर तो कभी गया ही नहीं, एसपी कोठी किधर है, इधर आसपास में पेट्रोल टंकी तक मैं गया हूँ बस। हाँ हाँ, मैं देखा था, ऑटो से आ रहा था मैं। हम्म, हम्म, यही करते हैं। यही होता रहा है, लेकिन अब उसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। देखिएगा, द स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2021। इस योजना को अक्टूबर 2021 में प्रारंभ किया गया विद द आउटले ऑफ ₹100 लाख। आउटले ऑफ ₹100 लाख, जिसमें 100 लाख करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा। इट इज पार्ट ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑफ ₹111 लाख। यह राष्ट्रीय आधारभूत संरचना पाइपलाइन परियोजना का अंग है। पार्ट ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑफ ₹111 लाख। ब्रैकेट में 2019-22, 24-25। 2019 ये जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है ये पहले चलाया गया था, जो कि 2019-20 से लेकर के 2024-25 तक के लिए ये स्कीम है। ये 111 लाख करोड़ रुपए की योजना है, जो 2019-20 से लेकर 2024-25 के बीच लागू होगी। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये है 111 लाख करोड़, है ना, इतना लाख करोड़ का। और इसी के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि पीएमजीएस जो कार्यक्रम जो है, पीएमजीएस एनएमपी, ये है पूरे 100 लाख करोड़ रुपए का। 100 लाख करोड़ का है, तो उसी के अंदर है, ये अलग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इट इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। यह आर्थिक विकास एवं सतत विकास के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास एवं सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण वाली योजना है।
परिवर्तनकारी दृष्टिकोण वाली योजना है। द स्कीम इज ड्रिवन बाई 7 इंजिन। इस योजना को 7 इंजन आगे बढ़ाएंगे। सात इंजन आगे बढ़ाएंगे। 10 लिखिए नंबर 1 रेलवे, पहला लिखिएगा रेलवे, दूसरा रोड सड़कें, रेलवे रोड सड़कें, थर्ड में पोर्ट्स बंदरगाह, वाटरवेज जलमार्ग, एयरपोर्ट्स हवाई अड्डा, मास ट्रांसपोर्ट जन परिवहन, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स को लॉजिस्टिक भी लिख सकते हैं या लिखता है संभार तंत्र, संभार तंत्र आधारभूत संरचना। संभार तंत्र आधारभूत संरचना, संभार तंत्र, लॉजिस्टिक्स का हिंदी में लिखता है भाई संभार तंत्र, दोनों लिख लीजिएगा। आधारभूत संरचना तो 7 इंजन होगा उसमें, मतलब 7 एरिया होगा जो मेन आगे आगे चलेगा, कहने का मतलब। दीज इंजन्स आर सपोर्टेड बाय द एनर्जी ट्रांसमिशन। इस इंजन को चलाने में ऊर्जा संचरण, सपोर्टेड बाय एनर्जी ट्रांसमिशन, आईटी कम्युनिकेशन, आईटी कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वाटर एंड सीवेज, वाटर एंड सीवेज एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इस इंजन को चलाने में ऊर्जा संचरण, आईटी संचार, जल एवं आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी संचार, जल एवं मल प्रवाह पद्धति, मल प्रवाह पद्धति और सामाजिक आधारभूत संरचना, सामाजिक आधारभूत संरचना सहायक होंगे, सहायक होंगे। The scheme is powered by clean energy. The scheme is powered by clean energy and सबका प्रयास। स्कीम को स्वच्छ ऊर्जा एवं सबका प्रयास, स्कीम को स्वच्छ ऊर्जा, स्कीम को स्वच्छ ऊर्जा एवं सबका प्रयास, हिंदी में लिखा है भाई सबका प्रयास। सबका का मतलब है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, ब्रैकेट में लिखो सबका प्रयास में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, है ना। सबका का ये मतलब है यहाँ पे। सबका प्रयास का अर्थ है केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और निजी क्षेत्र।
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। The scheme will lead to huge job creation. Lead to huge job creation. योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होगा। रोजगार सृजित होगा। Huge job creation and entrepreneurial opportunity. Entrepreneurial opportunity, रोजगार सृजित होगा एवं उद्यमशीलता का अवसर प्राप्त होगा। अवसर प्राप्त होगा। देखिए, देर आर 6 पिलर्स ऑफ गति शक्ति स्कीम। गति शक्ति योजना के 7 स्तंभ हैं। 6 स्तंभ हैं। 6 पिलर्स ऑफ गति शक्ति स्कीम। नंबर 1, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, व्यापकता। नंबर 2, प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन, प्राथमिकता। थर्ड, सिंक्रोनाइजेशन, SYNCHO, सिंक्रोनाइजेशन, तालमेल बिठाना। फोर्थ, एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक। एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक। 5 नंबर लिखिएगा, ऑप्टिमाइजेशन, अधिकतम उपयोग करना। और छठा, डायनेमिक, गतिशीलता। गतिशीलता। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कीम आर, इस योजना के निम्न महत्व हैं। नंबर 1, institutional support and time bound implementation of projects। institutional support and time bound implementation of projects, संस्थागत समर्थन एवं परियोजनाओं को समय सीमा के अंतर्गत पूरा करने से संस्थागत समर्थन एवं परियोजनाओं को समय सीमा के अंदर पूरा करने से institutional support and time bound implementation of projects give a boost to overall infrastructure। give a boost to overall infrastructure development of India। पूरे देश में आधारभूत संरचना के विकास को बल मिलेगा। आधारभूत संरचना के विकास को बल मिलेगा।
सेकेंड लिखेंगे नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर विल इंप्रूव, next generation infrastructure will improve ease of living and ease of doing business। नई पीढ़ी के आधारभूत संरचना से ईज ऑफ लिविंग क्या होता है, और दूसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ लिविंग मतलब किसी भी देश में मतलब एक बेहतर जीवन जीने के लिए कितना आसान है ना, दैट इज ईज ऑफ लिविंग। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कि किसी भी देश में कारोबार करना कितना आसान है, कितना डिफिकल्ट है ना। तो चूंकि पहले हमारी बंद इकोनॉमी थी, तो ईज ऑफ डूइंग करेंगे तो क्या होगा, बिजनेस अब पहले से आसान हो जाएगा, जल्दी जल्दी शुरू होगा। जब बंद भी करना है जल्दी ही बंद हो जाएगा। दोनों पहले बहुत मुश्किल था। ईज ऑफ लिविंग मतलब लोगों का जीवन बेहतर बनेगा, लोगों के पास अधिक संसाधन अब होंगे, ज्यादा व्यय करने में व्यक्ति सक्षम होगा, तो उनका जीवन थोड़ा आराम वाला हो जाएगा। तो ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगा और ईज ऑफ डूइंग भी बढ़े, डूइंग बिजनेस दोनों बढ़ेगा, सो कहना चाह रहा है। द स्कीम विल प्रोवाइड इंटीग्रेटेड एंड सीमलेस कनेक्टिविटी। यह लोगों वस्तुओं और सेवाओं के The scheme will provide integrated and seamless connectivity for movement of people, लोगों वस्तुओं और सेवाओं के आवागमन के लिए, मूवमेंट ऑफ पीपल गुड्स एंड सर्विसेज, आवागमन के लिए समन्वित एवं बाधा रहित मार्ग प्रशस्त करेगा। नेक्स्ट, इट विल रिड्यूस ट्रैवल टाइम। यात्रा का समय कम होगा। रिड्यूस ट्रैवल टाइम, यात्रा का समय कम होगा। नेक्स्ट, लास्ट माइल कनेक्टिविटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लास्ट माइल कनेक्टिविटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना दूर दराज के क्षेत्रों में भी उपलब्ध होगा। लास्ट माइल कनेक्टिविटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देन इनेबल द इन्वेस्टर, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में, इनेबल द इन्वेस्टर टू प्लान देयर बिजनेस। निवेशकों को अपने कारोबार में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, it will lead to optimum utilization of country's resources। optimum utilization of country's resources, देश के संसाधनों का अधिकतम उपयोग होगा। संसाधनों का अधिकतम उपयोग होगा। नेक्स्ट, कंट्रीज रिसोर्सेज,
देश के संसाधनों का अधिकतम उपयोग होगा। नेक्स्ट, इंप्रूव ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ लोकल प्रोडक्ट। लोकल उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता बढ़ेगी। इंप्रूव ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम ऑफ ट्रेड। कॉस्ट एंड टाइम ऑफ ट्रेड। व्यापार का लागत एवं समय दोनों कम होगा। रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम ऑफ ट्रेड। व्यापार का लागत एवं समय दोनों कम होगा। देन डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। पर्यटन का विकास होगा। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, पर्यटन का विकास होगा। और लास्ट पॉइंट है हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उच्चतर आर्थिक विकास, उच्चतर आर्थिक विकास संभव होगा। हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मिला जुला के जितने भी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने प्रोजेक्ट है ना, सारे प्रोजेक्ट में ये क्या करना चाह रहे हैं कि बेहतर बनाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। पर्पस क्या है, सो देख लीजिए। पर्पस इनका ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी एलिविएशन थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर हमारा इंफ्रा अच्छा होगा, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा ज्यादा व्यापार होगा, ज्यादा लोगों को काम मिलेगा ना भाई। ज्यादा लोगों को काम मिलेगा तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा, लोगों की गरीबी कम होगी। तो पर्पस, पैसा कहाँ लगा रहा है? पैसा लगा रहा है रोड बनाने में, लेकिन उससे क्या होगा कि लोगों का जीवन बेहतर होगा। ईज ऑफ लिविंग पहले से बेहतर हो जाएगा। डूइंग बिजनेस भी बेहतर होगा, क्योंकि चीजें करना आसान हो जाएगा। कहीं सामान लाना ले जाना है, अब लाना ले जाना है तो हमारा सिंगल रोड है, तो जहां पे लगेगा 2 घंटा, वहां पे सिंगल रोड में 4 घंटा लग जाएगा। लेकिन अगर वो 4 लेन 6 लेन 8 लेन है, बना हुआ ऑलरेडी है, तो वहां पे तो कोई 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे में पहुंच जाएगा। रोड से देखिए, रोड में क्या दिक्कत है, रोड और मेट्रो में तो प्रॉब्लम है। मेट्रो में क्या होता है, फिर मेट्रो में जाते हैं हम लोग, अगर हम पता है हमें कि हमें अगर राजीव चौक जाना है किस अपने यहाँ से, तो आधा घंटे का टाइम लगता है उसमें। तो किसी भी दिन आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको 1 घंटा लग जाए, किसी भी दिन नहीं होगा। कुछ अगर टेक्निकल ग्लिच भी अगर आ गया तो वो आधा घंटा 35 मिनट में होगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं जाएगा कभी भी। लेकिन सड़क से अगर आप जा रहे हैं जहां पे आधा घंटे का आपका रास्ता है, आप श्योर है कि आधा घंटा में पहुंच जाइएगा? हो सकता है कि आधा घंटा एक ही जगह खड़े रह जाए, किसी कारण से जाम हो गया, नहीं भी है नॉर्मल भी जाम अगर होगा तो हर रेड सिग्नल पे रुकिएगा, तो 2-2 मिनट रुकते जाइएगा। 10 सिग्नल होगा तो 20 मिनट तो आपको वहीं चला गया। तो ये प्रॉब्लम है, ये इसी को दूर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की कोशिश किया जा रहा है कि लोगों का टाइम इतना कंज्यूम हो रहा है और टाइम जा रहा है तो बिजनेस में लॉस हो रहा है उसके हिसाब से। तो इसको आज यहीं तक रहने देते हैं, कल हम लोग जो है रेल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग रोड समाप्त हो गया यहीं पे, जितने भी प्रोग्राम थे सड़क से संबंधित। ठीक है, थैंक यू।